हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा एक ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। किसे? अथर्ववेद से। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये दोनों यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से। ठीक है। अब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, पंचविश और जैमिनी प्लस जैमिनी। ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पंचविश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ ये सामवेद से संबंधित है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। कौशाम्बी, कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म दोनों की तीर्थस्थली है। दोनों की तीर्थस्थली है। ठीक है, दोनों की तीर्थस्थली है। सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। राजगिरी, राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन से। कहाँ से होता था? तो चीन से। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है। खुसरो की सहायता करने के लिए, खुसरो, खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है। गुरु हरगोविंद यह सिखों के 6ठे गुरु थे। ठीक है। और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किसका? अकाल तख्त का। ठीक है। अमरदास यह सिखों के तीसरे गुरु थे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। गुरु नानक देव ये सिख वंश के सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। विदेश यात्री आगमन, थोड़ा सा इसको, हाँ अब दिख रहा है। देखिए, विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। ठीक है, 1608 में आया था। टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था। ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था।
टॉमस रो 1615 में आया था। ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 तक। मनुची मनुची 1658 में शाहजहां के शासनकाल में आया था। किसके? शाहजहां शाहजहां के शासनकाल में आया था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब था? 1627 से लेके 1658 तक। ठीक है। राल्फ फिच ये 1585 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में आया था। किसके? अकबर के शासनकाल में। ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से है? 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये सूरत में स्थापित हुई थी। कहाँ? सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, देखिए, तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वालों में कौन शामिल थे? टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वालों में कौन शामिल थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम। कौन कौन शामिल थे? अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम। ठीक है। तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेके 1792 के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 1790 से लेके 1792 के बीच लड़ा गया था। उस समय गवर्नर कौन था? तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम। यह श्रीरंगपट्टनम के। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। इसमें गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस था। और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। फिर इसके बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वेलेजली के समय। किसके? वेलेजली के समय। इसी में 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। आगे चलें। आगे चलते हैं। बंगाल में डच द्वारा स्थापित कौन सी फैक्ट्री थी? बंगाल में डच द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चिंसुरा। कौन सी? चिंसुरा फैक्ट्री थी। यह कब स्थापित हुई? 1653 में। ठीक है। वैसे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। कब? 1602 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। लेकिन बंगाल में यदि पूछा जाए तो डचों ने 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच में हुआ था, सही है। फिर उसके बाद कित्तूर विद्रोह 1824, गडकरी विद्रोह 1844, सतारा विद्रोह ये 1841 में हुआ था। कहाँ? 1841 में। ठीक है। आगे चलते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई के तट से औसत तल नापा जाता है। आगे चलते हैं। सर्किक विवाद किन देशों के मध्य है?
सर्किक विवाद किन देशों के मध्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य। यह गुजरात में 96 किलोमीटर की एक जलीय पट्टी है। क्या है? जलीय पट्टी है। ठीक है, यह 96 किलोमीटर की जलीय पट्टी है गुजरात में। भारत और पाकिस्तान के बीच इसके विवाद है। आगे चलते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ पे है? तो थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठता है? तो कैरेबियन सागर में। कहाँ? कैरेबियन सागर में। आगे चलें। अल्फा अल्फा घास का मैदान किस देश से संबंधित है? तो अल्फा अल्फा घास का मैदान अर्जेंटीना से संबंधित। कहाँ से? अर्जेंटीना से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका। यदि साधारण तौर पे संविधान की आत्मा पूछा जाए तो उद्देशिका। यदि कहा जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये किसके अनुसार है? B.R. अम्बेडकर के अनुसार। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। यदि पूछा जाए B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यदि सामान्यतः पूछा जाए, इसमें भीमराव अम्बेडकर का नाम न दिया जाए, संविधान की आत्मा क्या है? तो उद्देशिका। मूल अधिकार। मूल अधिकार ये 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? ये कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। किसमें किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 17। किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। किसे? विधि के समक्ष समानता। ठीक है। 21 का है, 21 का क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आंसर हो जाएगा 19। अनुच्छेद 19। यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 21 अभी बताया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। 50 निर्वाचकों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए।
इसमें 50 निर्वाचक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ये किस नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। किस नंबर के? 25वें नंबर। आगे चलते हैं। 22वां, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट के द्वारा, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा। तो मतलब तीनों उपायों के द्वारा इसको मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। किससे? राष्ट्रीय आय से। आगे चलते हैं। भारतीय 24, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? देश में पहला तैरता हुआ एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। कहाँ? तो ये कोच्चि में। कहाँ खोला गया? कोच्चि में। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। किसने? जेवी कृपलानी। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये बनारस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। किसकी? द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है? तो बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य या सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। ठीक है, आगे चलें। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्वच्छंद विचरण करता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, आगे चलते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कीट नहीं है कौन सा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी कीट नहीं है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो स्क्वैड। क्या है? स्क्वैड। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए, सावन हरे न भादो भरे, हमेशा एक जैसे रहना, बिल्कुल सही है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, बिल्कुल सही है। चोर के घर में मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है, ये गलत है। हाथ कंगन को आरसी क्या? मतलब स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही।
चोर के घर में मोर मतलब अपराधी सदैव खुश रहता है। क्या रहता है? सदैव खुश रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो क्या हो जाएगा? नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, ये गलत है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करें। चिंता एवं भयंकर व्याधि, दवा रोग को समूल नष्ट करती है। दवा रोग को समूल नष्ट करती है, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 74, वर्तनी की दृष्टि से सभी युग्म शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से सभी युग्म शुद्ध हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वापस, बिरहड़ी, बिरहड़ी, श्रृंगार। ठीक है, ये ये तीनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो रीतिकालीन कवि कौन है? तो आपके हो जाएंगे भूषण। रीतिकालीन कवि कौन है? भूषण। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, बिल्कुल। न्यूनतम वन क्षेत्र जिला संत रविदास नगर या भदोही, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम 1% वाला जिला मैनपुरी, मैनपुरी नहीं है, ये भी भदोही है। क्या है? भदोही या संत रविदास नगर, दोनों में से कोई। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? सीतापुर में। और सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए, कर लेते हैं भाई। 83। ठीक है, देखिए, भगवान वराह मंदिर ये कासगंज के सोरो में है। ठीक है। 4, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, बिल्कुल सही। चाइना मंदिर ये श्रावस्ती में है। 4, 3, 2। और देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। ठीक है, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 84, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है? एक सदनी विधानसभा कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। देखिए, द्विसदनी व्यवस्था भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से? देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 तो यही है। चौथा है बिहार। ठीक है, 5वां है तेलंगाना और छठा है कर्नाटका। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ है? भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? तो देखो, केरल कथकली, मेघालय बम्बू नृत्य, पंजाब भंगड़ा। आपका आंसर हो जाएगा मयूरभंज का छऊ नृत्य। मयूरभंज का छऊ। आगे चलते हैं। 87, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, हॉकी नेहरू कप से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बैडमिंटन थॉमस कप से सही है। ठीक है, फुटबॉल डूरंट कप, क्रिकेट सीके नायडू कप। मतलब 1, 2, 3, 4 ये सही है। 87 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लव चारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? लव चारा राष्ट्रीय उद्यान
किस देश में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 89। 89 का देखिए बी। बोनालू उत्सव कहाँ है? तेलंगाना में। सही है। हेमिस उत्सव, हेमिस उत्सव कहाँ हो जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख। ठीक है। फ्लेमिंग उत्सव, फ्लेमिंग उत्सव आंध्र प्रदेश में, चपचारकूट मिजोरम में। ये बिल्कुल सही है। हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए भारतीय सर्वेक्षण संस्थान नागपुर में नहीं है, ये देहरादून में है। देहरादून में। कहाँ? देहरादून में, बिल्कुल ये देहरादून में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, बिल्कुल सही है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, ठीक है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, ये भी सही है। सब सही है, गलत यही था। आगे चलते हैं। किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता है? किस देश ने 91 किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। किसको हरा के? ये दक्षिण कोरिया को हरा के जापान ने जीता। और भारत ने इसमें चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक। भारत इसमें कांस्य पदक, जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा के जीता और भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में आयोजित G7 समिट में विशेष अतिथि के तौर पे शामिल हुए? G7 अतिथि के तौर पे शामिल हुए। G7 समिट में विशेष अतिथि के तौर पे शामिल हुए। तो देखिए G7 सम्मेलन 2022 ये जर्मनी में हुआ। कहाँ? जर्मनी में। ये कौन सा सम्मेलन था? तो ये 48वां सम्मेलन था। कौन था? 48वां सम्मेलन था। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में तो जर्मनी है ही नहीं, तो आप याद रखिएगा ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है। 93 किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की? पशुपालन के लिए गोधन न्याय योजना किसने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। आगे चलें। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सहायता के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, सार्थक। किसने? सार्थक। ठीक है, सार्थक। ठीक है, आगे चलते हैं। किस भारतीय प्रोजेक्ट ने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो ये ताकाचर इनोवेशन ने। किसने? ताकाचर इनोवेशन ने। आगे चलते हैं। किस राज्य ने 11वीं हॉकी जूनियर कप 2022 जीता, चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य ने 11वीं हॉकी जूनियर कप 2022 का चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता। किसको हरा के? चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ को हरा के उत्तर प्रदेश ने जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो ये शाहजहांपुर में। ये दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर से इसका गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये मेरठ से लेके प्रयागराज तक। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गरुड़। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 स्पोर्ट स्टार एक्सेस 2022 में किसने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। स्पोर्ट्स
मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। किसने? राजस्थान। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौर विद्युतीकरण से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।